मैं सरिता। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी क्लास 6 का 4th चैप्टर जिसका नाम है मानचित्र। सो गाइस, इससे पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट करवा चुकी हूँ एंड फर्स्ट पार्ट पे मैंने इसका आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। देन हम आज आधा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हमने ये दूरी वाला पार्ट, जो कि मानचित्र के 3 घटक में से एक पार्ट था, एक घटक था दूरी, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम पढ़ेंगे दिशा और प्रतीक के बारे में, ठीक है। और भी 2-3 आगे भी पॉइंट्स हैं तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो अब बेसिकली हम आते हैं दिशा के ऊपर। दिशा क्या होती है? दिशा हमने कई बार सुना होगा ना, कैसे होती है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इसी दिशा की बात कर रहा है ये। यहाँ पर भी इसी दिशा को बोल रहा है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा है अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, ठीक है। हमने कई मानचित्र देखे। यहाँ पे देखिए आप, एक मिनट, ये देखिए, ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो ये उत्तर की तरफ शो कर रहा है, उत्तर की तरफ एक एरो शो कर रहा है, तो इसको बोला है कि यहाँ पर अधिकतर मानचित्रों में दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है। इसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। ऊ का फुल फॉर्म क्या होता है? ऊ को उत्तर पढ़ते हैं, ठीक है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। मैंने अभी बताया कि ये जो तीर का निशान है ये उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है, ठीक है भाई। इस निशान को, जो मैंने अभी आपको ये वाला निशान दिखाया ना, ये वाला देखिए, ये वाला जो निशान है ये उत्तर रेखा कहलाती है, ठीक है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे कि पूर्व, पश्चिम, दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। हाँ भाई, ये देखिए, यहाँ पे आप ये डायग्राम देख लें। ये वाला जो पोर्शन है, इधर वाला उत्तर है, ऊपर वाला पोर्शन, जस्ट उसके नीचे वाला दक्षिण आता है। एंड इस साइड वाला जो कि आपके राइट हैंड साइड पे होगा वो कहलाएगा पूर्व, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वो हो जाएगा पश्चिम। तो ठीक है, तो और ये वाले जो बीच के पार्ट आ जाते हैं, ये हो जाएगा उत्तर पूर्व, एंड ये है दक्षिण पूर्व, और ये वाला है दक्षिण पश्चिम, एंड ये वाला है उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो ये हमारी 4 प्लस ये वाली 4 रेखाएं कितनी हो गई? 8 हो गई, है ना। तो 8 हो गई। तो ये हमने हमारे जो वैसे तो होती हैं 4 साइड है, ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, बट इनको बीच में से भी पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जो कि उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ऐसे ऐसे बट जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया। मैंने अभी आपको दिखाया है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। इनको क्या बोला जाता है? इनको प्रधान दिग्बिंदु बोला जाता है। इन 4 को, ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु बोला जाता है। इसके बीच में 4 दिशाएं और हैं जिसको क्या बोला जाता है? उत्तर पूर्व, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ऊ और पू, मतलब में बड़ों की मात्रा ऐसे करके शो किया जाता है। तो उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, इन सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का हम पता लगा सकते हैं। अब बोला है यहाँ पे 4.1 वाला जो चित्र है, वो 4.1 वाला चित्र कौन सा है? ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर एक विद्यालय है और यहाँ पे समुदाय, मतलब बेसिकली यहाँ पर एक कहानी लिखी होगी जिसके अंदर एक घर, यहाँ पे ये दुकान है, ठीक है। तो दुकान से या तो पूछा होगा विद्यालय किधर है या किस साइड पे है, तो हम ऐसे डायरेक्शन को देख के पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बेसिकली कहानी लिख, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है? हम दिक सूचक की सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। दिक सूचक कौन सा है? ये वाला है दिक सूचक, देखिए ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या लिखा है? यह एक यंत्र है, इसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर या फिर दक्षिण साइड में होती है। ये हम देख रहे हैं ना, ये जो ये 2 सुइयां हैं, ये हमेशा या तो उत्तर होंगी या फिर दक्षिण होंगी। ये एक तरह का यंत्र होता है जिसकी सहायता से ना हम किसी भी डायरेक्शन का पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? इस यंत्र को दिक सूचक कहा जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रतीक के बारे में। प्रतीक बेसिकली क्या होता है? मैंने कल आपको बताया भी था, एक सिंबल होता है जिसमें हम किसी भी मानचित्र के अंदर अगर हमें नदी शो करनी होती है या फिर ग्रीनरी शो करनी होती है तो हम एक सिंबल सा बना देते हैं। लाइक पानी वाली चीज़ों को शो करने के लिए हम नीला कलर कर देते हैं उसमें, और कोई हरी चीज़ जैसे ग्रीनरी वगैरह शो करने के लिए हम उसमें हरे रंग का कलर कर देते हैं। तो ये एक तरीके से सिंबल होता है, एक पहचान होती है कि इस कलर से अगर हम ये चीज़ शो कर रहे हैं तो कुछ
कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि ये जो सिंबल होता है ना, ये हमारे पूरे वर्ल्ड में एक जैसा होता है। जैसे लैंग्वेजेस होती है भाई, हर जगह अलग अलग होती है, बट नहीं, जब ये मानचित्र की बात करते हैं और हम इन सिंबलों की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में यही सिंबल माने जाते हैं मानचित्रों के लिए, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ सिंबल दे रखे हैं ऐसे, ये देखिए, ये रेलवे लाइन के सिंबल हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और भी है कुछ सड़कों के लिए, बड़ी लाइन वगैरह के लिए है। ये देखिए सड़कों के लिए इन सिंबलों का यूज़ किया जाता है। ये सीधी लाइन होगी, पैरेलल लाइन, या फिर डॉटेड लाइन हो गई। और ये सीमा के लिए आप है ना कभी भी देखिएगा इंडिया के मैप में, इंडिया का जो आउटर वाला पार्ट होता है ना, आउटर वाले पार्ट में कहीं कहीं ऐसे वाले सिंबल भी होते हैं। वो डॉट, एक डैश का निशान होता है, फिर डॉट होता है, फिर डैश, फिर डॉट। ये इंडिया के मैप में होता है, आप देखिएगा, ठीक है। और या फिर आप वही देख लेगा, मेरी जो फर्स्ट वाली वीडियो है ना, मैंने उसमें एक इंडिया का मैप शो किया है, 2 मैप शो किए हैं, देन उसके अंदर आपको ये वाली लाइनें मिल जाएंगी, ठीक है। और ये नदी, कुआं, तालाब, जैसे मैंने पानी वाली चीज़ बोली तो ये देखिए पानी वाली चीज़ों से शो किया गया है। ये नदी हो गई, और ये तालाब वगैरह के लिए, ये मंदिरों के लिए हमने ऐसे चीज़ें शो कर दी हैं। और भी ये पोस्ट ऑफिस वगैरह के लिए हमने ये अल्फ़ाबेट शो कर दिए हैं कि भाई इस अल्फ़ाबेट के थ्रू हम पोस्ट ऑफिस को शो करेंगे या पुलिस स्टेशन को शो करेंगे। और किसी भी तरीके की बस्ती या फिर कब्रिस्तान के लिए हमने ऐसे सिंबल लेकर आ गए हैं। और ये घास या पेड़ के लिए मैंने आपको बताया था ना, जो ग्रीनरी वगैरह शो करेंगे तो हमने उसको ग्रीन कलर का पेड़ बना दिया, फिर ग्रीन से ऐसे घास ही बना दिया, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो सिंबल कहलाती हैं या फिर प्रतीक कहा जाता है इनको। अब इसको फटाक से पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है। ये हमने पहले मानचित्र के घटक पढ़े थे ना, तो 2 घटक हमने पहले पढ़ लिए, दूरी और दिशा। अब ये तीसरा वाला घटक है प्रतीक, ठीक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियों, जैसे कि भवनों, सड़कों, पुलों, रेल की पटरियों, कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। हम मानचित्र में इतनी सारी चीज़ें एक साथ नहीं दिखा सकते। कहीं ट्रेन बना के दिखाएं और कहीं पे घर बना के दिखाएं, ऐसे नहीं दिखा सकते ना। हर एक जगह पे पॉइंट करने के लिए या फिर शो करने के लिए तो हम एक सिंबल बना लेते हैं, जिस सिंबल के थ्रू हम अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके, मतलब एक ही सिंबल का यूज़ करके हम अलग अलग जगह पर उन चीज़ों को शो कर सकते हैं। घरों को शो कर सकते हैं, रेलवे लाइन को शो कर सकते हैं, नदियों को शो कर सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा है, इसलिए रुकिए मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। क्या लिखा है, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं और रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। मैंने आपको बताया ना, कम स्थान लेगा क्योंकि हमें एक पता रहेगा ना कि भाई ये सिंबल इस चीज़ से शो कर रहा है, तो हम वो छोटा सा सिंबल बनाएंगे एंड देन हम अपना काम करके चल लेंगे। तो छोटे से स्थान पर हम बहुत सारी जानकारियाँ शो कर सकते हैं या फिर हम प्राप्त कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्रों को आसानी से सीखा जा सकता है, बिल्कुल सीखा जा सकता है, तथा इसका अध्ययन करना आसान होता है, हो जाता है ना। किसी भी मैप के अंदर अगर हम नीला डॉट देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि ये बेसिकली पानी वाला ही होगा। मतलब हमें अगर बिल्कुल भी जानकारी नहीं है किसी चीज़ के बारे में, लेकिन हमें पता है नीले रंग के सिंबल से हम पानी वाली चीज़ें शो करते हैं, तो हमें अपने आप ही देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे पानी वाला ही पोर्शन है ना। तो फिर बहुत ही आसानी से हम मानचित्र को समझ सकते हैं। आगे लिखा है, अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ भाई, कर सकते हैं। ये सारे सिंबल देखकर हम आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ होगी, यहाँ पर कैसे होगा। आगे बढ़ते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। मैंने अभी आपको बताया ना, पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये जो मानचित्र के सिंबल होते हैं इनको मान्यता प्राप्त होती है, कहीं पर भी अलग नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है कि अगर हम ग्रीनरी को ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं तो अमेरिका में जाके इसको पीले रंग से दिखाएंगे या फिर काले कलर से दिखाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे भी इसको ग्रीन से दिखाया जाएगा और यहाँ पे भी ग्रीन से दिखाया जाएगा, तो इसको विश्वव्यापी भाषा मानी जाती है। इसे सभी आसानी से समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है। ये जो सिंबल होते हैं ना, ये अंतर्राष्ट्रीय सहमति के साथ बनाए जाते हैं, ठीक है। ये इसको एक नाम दिया जाता है, रूड, एक मिनट रुकिएगा,
रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। इनको क्या बोला जाता है? इनको रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। इन सिंबलों को रूढ़ प्रतीक का नाम दिया जाता है। ठीक है, कुछ रूढ़ प्रतीक 4.3 में दर्शाए गए हैं। अब ये 4.3 वाला कौन सा वाला था? ये वाला। ये अभी मैंने आपको सारे सिंबल बताया ना, तो ये 4.3 वाला चित्र है जिसमें हमने कुछ प्रतीकों को देख लिया है। विभिन्न रंगों के उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों को दिखाने के लिए, अभी अभी बताया। ठीक है, भूरे रंग का इस्तेमाल पर्वतों को दिखाने के लिए, पीले रंग का जो इस्तेमाल होगा वो पठारों को दर्शाने के लिए, और हरे रंग के इस्तेमाल को हम कहाँ करेंगे? हरे रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आता है एक नया पॉइंट जिसको कहा जाता है रेखा चित्र। बेसिकली रेखा चित्र होता क्या है? रेखा चित्र ना इसके अंदर ना किसी भी पैमाने की ज़रूरत नहीं होती। पहली बात तो ये पैमाना मैंने आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में बताया था ना कैसे निकालते हैं, कि एक स्केल निर्धारित होता है कि इतना किलोमीटर या फिर इतना सेंटीमीटर इक्वल टू इतना किलोमीटर। तो हमें इस चीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है इसके अंदर। ये एक ना रफली मानचित्र होता है। और कच्चे आरेखण को बिना पैमाने खींचा जाता है, इसे रेखा चित्र कहा जाता है। ठीक है, ये है इसकी मेन जो लाइन है, वो ये है कि कच्चे आरेख के द्वारा हम इसको बनाते हैं। लाइक अगर आपका दोस्त है भाई, जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, अगर मुझे अपने फ्रेंड को अपने घर पे बुलाना है तो मैं क्या करूँगी? अब ये थोड़ी ना बोलूँगी इंडिया का मैप लेकर कि भाई देख यहाँ पर है, जैसे मेरा एरिया आ गया दिल्ली में, ठीक है, तो यहाँ पर है भाई दिल्ली, तो यहाँ से ऐसे ही ऐसे ही। तो हम ऐसे नहीं करेंगे ना। हम तो नॉर्मली क्या करेंगे? एक रफली सा मैप बना देंगे कि भाई तुम इस वाले स्टैंड पे आ जाना, इस वाले स्टैंड से तुम ऐसे डायरेक्शन मतलब इस वाले राइट ले लेना, फिर यहाँ से ऐसे नीचे मुड़ जाना, फिर ऊपर आ जाना। तो ऐसे करके जो हम चित्र बनाते हैं ना, नॉर्मली रफली जो बना देते हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे आना, ऐसे ऐसे आना, तो वो वाला चित्र जो होता है वो रेखा चित्र कहलाता है, जिसमें हमें किसी भी पैमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना कैसे होता है रफली वाला चित्र। जैसे आप अपने दोस्तों को बताते हैं कि भाई अगर आप इस वाली गली में आ गए देन आप सीधे आना, ठीक है, फिर वहाँ से आप लेफ्ट मुड़ जाना, फिर एक चौराहा आएगा, फिर आप वहाँ से सीधे आ जाना, ऐसे करके बताते हैं ना। तो जो हम उस वक्त ऐसे लाइनें खींचेंगे, चौराहा बनाएंगे, तो वो होता है वो वाला रफली चित्र होता है। और उसी रफली वाले डायग्राम को रेखा चित्र का नाम दिया जाता है, जिसमें हमें पैमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आता है खाका। खाका बेसिकली क्या होता है? खाका होता है जैसे किसी भी दुकान की लंबाई नापने के लिए, मैं अपनी जैसे जिस कमरे में मैं रह रही हूँ उस कमरे की लंबाई नापने के लिए जिस चित्र का प्रयोग करूँगी ना, वो वाला जो चित्र हो जाएगा उसको खाका कहा जाता है। ठीक है, इसको किसी मानचित्र पे नहीं शो किया जाता है, नॉर्मली इसको मैं नाप सकती हूँ। क्या लिखा है पढ़ लेते हैं अच्छे से। एक छोटे क्षेत्र वाला बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र कहा जाता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर, एक छोटे क्षेत्र का मतलब कि एक छोटा सा कमरे का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ये बड़े पैमाने की बात कर रहा है। बड़ा पैमाना मैंने आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में बताया था, इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर किसी ने अगर मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा ना अभी तक भी, तो वो पहले मेरा फर्स्ट लेक्चर देखेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो फर्स्ट लेक्चर से ही जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये बड़ा पैमाना, छोटा पैमाना, ये सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई थी। ठीक है, तो हम बड़े पैमाने की बात करते हैं, तो मैंने आपको बड़े पैमाने पर अपने वर्ल्ड का और इंडिया का मैप दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो इंडिया होगा वो बड़े पैमाने का होगा। ठीक है, तो उसके अंदर हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी। तो बड़े पैमाने के मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। हाँ भाई अब जैसे मेरा कमरा है, अब मैं उसको रोज़ थोड़ी ना नापने बैठूंगी। अब मुझे कभी काम पड़ेगा, अगर मुझसे कोई पूछ लेगा भाई तुम जिस कमरे में रहती हो उस कमरे का साइज कितना, उस कमरे की लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो मैं कैसे बताऊंगी? एक ही दिन तो नापूंगी ना, फिर मुझे याद हो जाएगा हाँ भाई इतना है तो इतना ही होगा। ठीक है, ऐसे हो जाता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों की हमें रोज रोज ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, आगे क्या लिखा है? जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जाता। ये सारी चीज़ें मैं मानचित्र में लेकर थोड़ी ना बैठूंगी कि हाँ भाई इंडिया का मानचित्र लिया, अब मैं उसमें दिल्ली ढूंढूंगी, दिल्ली के अंदर एक पॉइंट ढूंढूंगी जहाँ पे मेरा घर होगा, फिर उसके अंदर मैं अपना कमरा बनाऊंगी, ऐसे तो नहीं होगा ना। चलिए क्या लिखा है इसके बाद? उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। अब जब मुझसे कोई मेरे
कमरे क्या साइज पूछेगा, देन मैं उससे जब अपना साइज बताऊंगी या फिर अपने पूरे कमरे की लंबाई चौड़ाई बताऊंगी, तब मैं उस वक्त जो रेखा चित्र खींचूंगी या फिर जो भी रेखा खींचूंगी उसको खाका कहा जाता है। ठीक है, अब ये आते हैं क्वेश्चंस, तो ये आप करिएगा। ठीक है, एंड आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो आज के लिए इतना ही। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।